हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इस्ता सक्सेस क्लासेज। दोस्तों, ये हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की है, जिसमें हम सोशियोलॉजी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। इसके पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है। और वीडियो में क्लास स्टार्ट करें इसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ के नाम बताइए। तो उत्तर है इसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है, हिंदू समाज व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदू समाज व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति गृहस्थाश्रम में कितने वर्ष की आयु में प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमारा है वो हम 25 चारों अवस्थाओं को 25-25 में बांटे रहते हैं। ब्रह्मचर्य 25 का हो जाएगा। फिर हमारा गृहस्थ आश्रम जो है वो 25 पूरा होगा तो ये 26 से ये गृहस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा वानप्रस्थ है, तो वानप्रस्थ जो है वो 51 से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर संन्यास है, तो संन्यास आश्रम हमारा 76 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे ये चारों अवस्थाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 25 वर्ष के पश्चात। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू व्यक्ति के लिए सबसे पहला आश्रम कौन सा है। तो हिंदू व्यक्ति के लिए सबसे पहला आश्रम जो है यही क्रम है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा है वानप्रस्थ। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला आश्रम पूछ रहा है तो पहला ब्रह्मचर्य ही यही करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था में नहीं आता है। तो ब्रह्मचर्य तो आएगा, संन्यास भी आएगा, वानप्रस्थ भी आएगा, ये गुरुकुल आश्रम नहीं आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वानप्रस्थ आश्रम की आयु है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था 25-25 वर्ष सब में होता है। तो 25-25 के बाद ये स्टार्ट होगा 50 से 75 के बीच होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आश्रम व्यवस्था में आता है। तो फ्रेंड्स, महिला आश्रम, संन्यास आश्रम, प्रौढ़ आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। तो ये सब आश्रम व्यवस्था में नहीं आते। संन्यास आश्रम जो है वो चौथा हमारा आश्रम व्यवस्था है, ये आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सा पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, युद्ध, मैत्री, काम, विवाह। तो फ्रेंड्स, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो जैसा कि इसमें काम दिया है तो यही करेक्ट आंसर होगा। अब हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसे हम वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, यह कथन किस विद्वान ने कहा है। तो फ्रेंड्स, ये कथन वेद व्यास जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विवाह संस्कार के पश्चात व्यक्ति किस आश्रम में प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स, विवाह के पश्चात व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिवारिक मोह पर त्याग कर जंगल में जाना आश्रम है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो हिंदुओं में मोक्ष प्राप्ति करना अंतिम लक्ष्य माना जाता है। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे बेस्ट आश्रम माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसे ध्यान में रखें। कौन सा आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है, तो वो गृहस्थ आश्रम। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो
50 वर्ष के पश्चात ही व्यक्ति वानप्रस्थ आयु में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आश्रमों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आश्रमों की कुल संख्या हमारी 4 है। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ण व्यवस्था को प्रभावित बनाना है, ये सत्य है या असत्य है? तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी सत्य क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गृहस्थ आश्रम में एक मनुष्य कितने यज्ञ कराता था? तो गृहस्थ आश्रम में एक मनुष्य कुल कम से कम 5 यज्ञ कराता था। तो ये रहे निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अब हम अगला लेसन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विवाह। तो विवाह का हम वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वह प्रथा कौन सी है जिसके अनुसार स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह संबंध स्थापित कर सकती है? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स, इस प्रकार की प्रथा को बहुपति विवाह कहते हैं। यह प्रथा तिब्बत, देहरादून के जौनसार, बाबर परगना, टिहरी गढ़वाल तथा शिमला की पहाड़ियों में रहने वाले खस राजपूतों तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि कहाँ कहाँ, तो ये तिब्बत और देहरादून के जौनसार में, फिर बाबर के परगना में, टिहरी गढ़वाल तथा शिमला की पहाड़ियों में। वो भी कौन सी जनजाति? तो वो खस और टोडा के नीलगिरी के टोडा जनजातियों में ये विवाह पाया जाता है स्पेशली। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रथा कौन सी है जिसके अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष एक जीवन साथी होते हुए दूसरा विवाह नहीं करता? तो इस प्रकार के विवाह को प्रथा को हम एक विवाह प्रथा कहते हैं। ये सबसे बेस्ट मानी जाती है ये एक विवाह प्रथा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथा का नाम बताइए जिसके अनुसार कोई भी पुरुष एक समय में एकाधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो ये तो बहुपत्नी विवाह ही कहलाएगा। तो उत्तर है इसका, ऐसी प्रथा का नाम बहुपत्नी विवाह है। भारत में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित आ रहा है। बहुपत्नीय विवाह प्रथा धनी, शासक व अभिजात वर्ग के लोगों में सामान्य बात थी। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे जिसमें है, भातृक बहुपति विवाह किन लोगों में पाया जाता है? तो उसका उत्तर है, भातृक मतलब भाइयों में विवाह जो होता है, एक लड़की होगी, एक लड़का होगा, अगर वो 4 भाई है, 3 भाई है, 6 भाई है, 10 भाई है, तो भी वो एक लड़की से शादी कर सकता है। जो वो एक लड़की रहेगी, उसके 10 अगर 10 भाई हैं तो उसके 10 पति होंगे, उन पर उस लड़की पर उनका पूरा बराबर का हिस्सा होगा। तो ये भातृक बहुपति विवाह उसी को कहते हैं। ये किस जनजाति में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये खस और टोडा लोगों में भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विवाह की कोई एक परिभाषा दीजिए या विवाह को परिभाषित कीजिए। तो बोगार्ड ने कहा है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ये इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये हमेशा क्वेश्चन में फंसता है, तो इस पेपर में भी आ सकता है, इसीलिए इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सिंपल भी है, बोगार्ड की परिभाषा ये विवाह की कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, जो हमारे समाज में हो रहा है वही उन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समूह विवाह किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है, समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्रियों का पति होता है। अब इसे समझिए, एक ग्रुप में लड़की हैं, मान लीजिए उसमें 5 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं, जो भी हैं ग्रुप है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ऐसे ही दूसरा ग्रुप लड़कों का है, बस एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल का ग्रुप होना चाहिए। तो वो ग्रुप जो है आपस में विवाह कर लेता है। उसमें जितने भी 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियों का ग्रुप है, तो 10 लड़कियों और 10 लड़कों का ग्रुप मान लीजिए बराबर हो गया। तो उसमें अब कम ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए 10 लड़कियाँ हैं और लड़कों के ग्रुप में 6 लड़के या 8 लड़के हैं, तो वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बस ग्रुपिंग का शादी होती है, ये नहीं कि पर पर्सन से पर पर्सन का विवाह होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्रुपिंग शादी हो जाएगी, तो उसमें एक दूसरे
पर बराबर का हक होता है। वो ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, लड़कों के ग्रुप की पत्नियां हो गई, और जितने भी ग्रुप में लड़के हैं वो सारे लड़के सारी लड़कियों के पति हो गए। तो यही होता है समूह विवाह में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है वह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग जाति कुल का जो है वो लड़का रहेगा, वर रहेगा, और निम्न जाति कुल की वधू रहे यानी लड़की रहे। ऐसे सिंपल शब्द में समझ लीजिए, उच्च जाति धर्म कुल का अगर लड़का है, सॉरी धर्म तो एक ही है सबका, हिंदू ही है, हिंदू धर्म में ही ये अनुलोम विवाह होता है। तो इसमें अगर लड़का उच्च जाति कुल का है और लड़की निम्न जाति कुल की है तो ये अनुलोम विवाह कहलाएगा। जस्ट अपोजिट इसका प्रतिलोम विवाह है, जिसमें लड़की उच्च जाति की होती है और लड़का निम्न जाति का होता है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुविवाह के 2 प्रकार बताइए। तो बहुविवाह के 2 प्रकार में पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है बहुपत्नी विवाह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, विवाह स्त्री व पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, अभी मैंने जस्ट बताया है, तो ये आंसर बोगार्ट डिफिनेशन बोगार्ट जी का है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो फ्रेंड्स, विवाह को विवाह का आदि स्वरूप वेस्टर्न मार्क जी ने माना है। और अगला क्वेश्चन हम एक सेकेंड ये था। अगला क्वेश्चन है, अभात्रिक बहुपति विवाह किन में पाया जाता है। ऑप्शन है टोडा व नायर में, ऑप्शन बी है भील में, फिर मीणा में, गारो में। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो टोडा और नायर अभात्रिक बहुपति विवाह जो है वो टोडा और नायर जनजाति में पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है द्विपत्नी विवाह किन लोगों में पाया जाता है। तो आगेन व एस्किमो में, मीणा में, भील में, नायर में। तो फ्रेंड्स, आर्गेन और एस्किमो में द्विपत्नी विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम अपनी ही जाति में अगर वो शादी कर रहा है तो उसे अंतर विवाहित कहेंगे। और अगला क्वेश्चन है, एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहेंगे। अगला क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हीं विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। विवाह की यह परिभाषा किसने दी है। तो फ्रेंड्स, विवाह की यह परिभाषा रिवर्स ने दी है। अगला क्वेश्चन है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। तो ये डिफिनेशन जो है वो मैलिनोवस्की जी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे भातृक बहुपति विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष द्वारा अनेक पत्नी से विवाह को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभातृक बहुपतीय विवाह मालाबार के किस जनजाति में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नायर जनजाति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है। तो ये के.एम. कपाड़िया जी ने कहा है। अब हम अगला लेसन देखेंगे। अगले लेसन में हमारा हिंदू विवाह ही है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हिंदू विवाह का अर्थ समझाइए, हिंदू विवाह के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार मानने के कोई 2 कारण बताइए, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, अंतर विवाह पर टिप्पणी लिखिए, बहिर्विवाह का अर्थ समझाइए, अनुलोम प्रतिलोम विवाह को स्पष्ट कीजिए, उसमें अंतर बताइए, मेहर पर टिप्पणी लिखिए, मुसलमानों में तलाक की प्रथा रूप कौन से हैं, राक्षस विवाह को छात्र विवाह क्यों कहा जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा भी मिल गया कि राक्षस विवाह को छात्र विवाह भी कहते हैं, इसे ध्यान में रखें। अब अगला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो उत्तर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है आजकल हिंदू विवाह में वर तथा वधू की न्यूनतम आयु क्या है? तो पहले वर पूछा है फिर वधू पूछा है, तो वही क्रम में इसी क्रम में उसका एज भी लिखा होगा। तो देखिए आंसर, हिंदू में लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, लड़की 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है गोत्र प्रवर व पिंड से बाहर विवाह का नियम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, गोत्र प्रवर व पिंड से बाहर विवाह अगर कोई कर ले तो उसको हम बहिर्विवाह कहते हैं। ये बहिर्विवाह कहलाता है। इसमें एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसे बाहर विवाह करे तो वह बहिर्विवाह कहलाता है। हिंदू विवाह में बहिर्विवाह के कई रूप प्रचलित हैं, जो गोत्र बहिर्विवाह, समप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह हैं। अब अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्मशास्त्र में विवाह के कितने स्वरूपों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्मशास्त्र में विवाह के 8 स्वरूपों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, आश्रय विवाह है और प्रजापत्य विवाह है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अब हम किसे किस नाम से जानते हैं? तो राक्षस विवाह को छात्र विवाह के नाम से भी जानते हैं और हम गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। और ये 4 विवाह जो वो निम्न कोटि में है और वो 4 विवाह जो है उच्च कोटि में है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आश्रय विवाह, प्रजापत्य विवाह ये उच्च कोटि के विवाह हैं और ये असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस और पैशाच जो है वो निम्न कोटि के विवाह हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुसलमानों में विवाह धार्मिक संस्कार है या सामाजिक समझौता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है मुसलमानों में विवाह एक सामाजिक समझौता है। क्या है? सामाजिक समझौता है। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नर नारी का विषयी समागम। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं होकर एक दीवानी समझौता है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह निकाह के 2 प्रकार बताइए। तो मुस्लिम विवाह के 2 प्रकार हैं। पहला है सही या वैध विवाह जिसे निकाह कहते हैं, दूसरा है अनियमित विवाह जिसे फासिद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो पहला है संतानोत्पत्ति करना, दूसरा है उन्हें कानूनी वैधता प्रदान करना बच्चों को। और अगला क्वेश्चन है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स, अनुलोम विवाह की विशेषताएं, जब एक उच्च वर्ग, जाति, उपजाति, कुल व गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल, वंश लड़के से नीचे हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम या कुलीन विवाह कहते हैं। इसे ध्यान रखें, अनुलोम विवाह को ही कुलीन विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन विवाह। अब प्रतिलोम को क्या कहते हैं ये देखिए, इस प्रकार के विवाह में कन्या उच्च वर्ण, जाति, कुल, गोत्र व वंश की होती है एवं वर निम्न वर्ण और जाति, कुल, गोत्र या वंश का होता है। मेहर के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए मेहर कितने प्रकार का, उसका उत्तर। तो मेहर के प्रकार में एक तो निश्चित मेहर होता है, एक उचित मेहर होता है, एक सत्वर मेहर होता है, एक स्थगित मेहर होता है। कौन कौन सा होता है? निश्चित, उचित, सत्वर, स्थगित। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रवर का अर्थ है। तो ऑप्शन है गोत्र, दूसरा वर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, समान पूर्वज, समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाला। तो प्रवर का अर्थ यही होगा, समान पूर्वज, समान ऋषियों का नाम उच्चारण करने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उच्च वर्ण का लड़का है और निम्न लड़की से करेगा तो अनुलोम कहेंगे। अपोजिट इसका रहेगा, उच्च वर्ण की लड़की रहेगी, निम्न वर्ण का लड़का रहेगा तो प्रतिलोम कहलाएगा। अपनी जाति में अगर विवाह करें तो अपनी जाति, वर्ण, गोत्र में तो ये अंतर्विवाह कहलाएगा और अपनी जाति से बाहर विवाह करें तो बहिर्विवाह कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है मेहर का प्रचलन मुसलमानों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों में अस्थगित विवाह को क्या कहते हैं? तो ये अस्थगित विवाह को हम मुताह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? तो गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप माने गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पेपर में हमारे ये क्वेश्चन आ सकता है मुख्य सेविका के, और क्वेश्चन आएगा भी तो यही जस्ट उठा के देगा, इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। 12 है, 10 है, 8 है, 11 है। तो फ्रेंड जैसा कि हम सबको पता है 8 है।
अब अगला क्वेश्चन है अपहरण विवाह का एक प्रकार बताइए। तो अपहरण विवाह जो है वो हिंदुओं के ही विवाह में, जो जनजाति विवाह में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन, अगर जनजाति नहीं रहेगा तो हिंदू विवाह रहेगा, अगर हिंदू विवाह दे भी दिया है तो जनजाति भी साथ है, तो इसी को हम करेक्ट मानेंगे, क्योंकि स्पेशली हिंदुओं के, स्पेशली जनजातियों में ही ये विवाह होता है इसीलिए। अगला है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक मजूमदार जी, इरावती कर्वे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये कथन किस विद्वान का है। तो ये KM कपाड़िया जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह के कितने प्रमुख उद्देश्य हैं। तो हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला है धर्म प्रजाति को बोल रहा है। यदि एक व्यक्ति जिन समूह का सदस्य है उसे बाहर विवाह करे तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे बहिर्विवाह कहेंगे। उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग का लड़का तो उसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। निकाह या विवाह एक विशिष्ट समझौता जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और वैधता घोषित करना, ये कथन किसका है। तो ये मुल्ला जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो मेहर है और विवाह की स्वीकृति काजी की समझ होनी चाहिए। अब किस धर्म के अनुसार विवाह एक समझौता है। तो वो ईसाई धर्म के अनुसार विवाह एक समझौता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह सकारात्मक विवाह है या ये गलत है या सही है, सत्य या असत्य। तो एक संस्कारात्मक विवाह है, ये बिल्कुल ही सही बात है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बढ़िया लगे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारे वीडियोस और जितने भी PDF मैं पढ़ा रही हूँ वो NCERT के हुए, हिंदी के हुए और मुख्य सेविका के भी हुए, तो वो सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।